की गीता, कहा देश में कुछ सेकुलर लोग गीता देने पर करेंगे बहस। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा बराक ओबामा की नकल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में योगी आदित्यनाथ और कलराज मिश्रा के खिलाफ अर्जी दाखिल, चुनाव प्रचार में रोक लगाए जाने की मांग, लव जिहाद शब्द पर भी लगे पाबंदी। और इंग्लैंड में 24 साल बाद भारत ने रचा इतिहास, बर्मिंघम टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर 3-0 से सीरीज पर कब्जा। नमस्कार, मैं हूं शशांक विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24/7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली लौट रहे हैं। कल मोदी ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में बाजार की अपार संभावना है। पिछले 10 सालों में आपने जितनी सफलता हासिल की है, भारत में 2 साल में आप कर सकते हैं। तो वहीं इस जरिए मोदी ने भारत में निवेश के लिए उद्योगपतियों को न्योता भी दिया। भारत का अपना इंपोर्ट इतना है, हमारा आज सबसे बड़ा इंपोर्ट पेट्रोलियम और ऑयल सेक्टर का है, लेकिन हमारा एक अनुमान है कि 2020 में हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का होने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है। क्या जापान का व्यापारी इंतजार करेगा? क्या इतना बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है? अगर आपका वहां लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, आपको एफिशिएंट गवर्नेंस की अनुभूति होती है, मुझे विश्वास से कहता हूं कि आपकी यहां स्थिति बदल जाएगी। आमतौर पर भारत की पहचान ये बन जाती है, भाई छोड़ो यार, वहां रेड टेप है, पता नहीं सरकारी कारोबार में कब गाड़ी चलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आज भारत में रेड टेप नहीं, रेड कारपेट है। और ये रेड कारपेट आपका इंतजार कर व्यापारी को, उद्योगकार को, इन्वेस्टर को एक सिक्योरिटी चाहिए, उसको एक प्रॉपर ग्रो करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए। आज भारत किसी को भी आकर के ग्रो करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट के लिए बहुत तेज गति से आगे चल रहा है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, अब कभी जो भी आज भारत में हमारे साथ काम करते हैं और जिन्होंने गुजरात में मेरे साथ काम किया है, यहाँ कई उद्योगकार हैं जो इन्होंने मेरे साथ काम किया है, जिस गति से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए व्यवस्थाएं करते हैं, जिस गति से हम निर्णय करते हैं, मैं नहीं मानता हूं कि आज किसी भी उद्योगकार को उसके लिए कोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के एक स्कूल में बांसुरी बजाने के बाद कल एक कार्यक्रम में ड्रम बजाकर लोगों का मन मोह लिया। मोदी को जापानी परंपरा के अनुसार टीसीएस सांस्कृतिक एकेडमी के प्रतिनिधिमंडल को रवाना करने की रस्म की शुरुआत ढोल बजाकर करना था। वो कुछ देर तक 2 स्थानीय कलाकारों को ढोल बजाते देखते रहे। उसके बाद उन्होंने एक कलाकार का ढोल बजाना शुरू कर दिया। मोदी के इस अनोखे अंदाज को देखकर लोग तालियां बजाने से अपने आप को रोक नहीं पाए। मोदी ने करीब 1 मिनट तक ढोल बजाया। इससे पहले मोदी ने जापान की सीक्रेट हार्ट यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। मोदी ने छात्रों को भारत में महिलाओं की बढ़ती ताकत और पर्यावरण के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जापान भारत फोरम को संबोधित किया और अपने सरकार के 100 दिन पूरे होने के पर कामकाज की सराहना भी की। मोदी ने कहा कि 100 दिनों में जीडीपी ग्रोथ ने साबित कर दिया है, निर्णय और व्यवसाय की अनुकूल परिस्थितियां बनाने की कोशिश सफल हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। 26 मई 2014 देश में उम्मीदों का नया कमल खिला। आकांक्षाओं और आशाओं से भरे एक नए सूरज ने हिंदुस्तान के दिल पर दस्तक दी। अपनी मजबूत प्रतिभाशाली छवि से देश दुनिया पर छाने वाले बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने देश की कमान अपने हाथों में ली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को धूल चटाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने को हैं। इसी के साथ मोदी सरकार के पास फेल होने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। मीडिया में आ रहे सर्वे की माने तो सरकार ए ग्रेड से पास हो गई है। जनता में मोदी सरकार को लेकर खुशी है। अच्छे दिन के नारे के साथ लोगों में एक नई उम्मीद जगाने वाली मोदी सरकार ने इन 100 दिनों में 13 बड़े फैसले किए। एक एक करके हम आपको इन 13 फैसलों से रूबरू कराते हैं। मोदी सरकार का पहला बड़ा फैसला है काले धन पर एसआईटी का गठन।
मोदी सरकार ने आते ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए काले धन पर एसआईटी के गठन को मंजूरी दे दी। मनमोहन सरकार में फैसले लेने वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की व्यवस्था को खत्म करना मोदी सरकार का मानना है कि फैसले लेने का एक ही केंद्र होना चाहिए। तीसरा फैसला, योजना आयोग को खत्म कर उसकी जगह नई संस्था का गठन। मोदी सरकार का चौथा बड़ा फैसला, जघन्य अपराधों के मामलों में नाबालिगों की उम्र की सीमा 16 साल तय करने का अधिकार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को देना। पांचवा फैसला, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ। मोदी सरकार का छठा फैसला, नेशनल फूड ग्रिड तैयार करना, जिसमें ज्यादा पैदावार वाले क्षेत्रों को कम पैदावार वाले क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। इससे सब्जियों और फलों की बर्बादी को रोका जाएगा। साथ ही खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। सातवां फैसला, सेना के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा के क्षेत्र में 49% विदेशी निवेश की मंजूरी। मोदी सरकार का आठवां फैसला है रेलवे में 49% निवेश को मंजूरी देना। नौवां फैसला, पड़ोसी देशों से द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बनाने, चीन की घेरेबंदी को तोड़ने के लिए कूटनीतिक फैसले। वाजपेयी सरकार की लुक ईस्ट नीति को आगे बढ़ाया। चीन के विरोधी देश जापान से रिश्तों को मजबूती देने के लिए 5 दिवसीय जापान यात्रा पर गए हैं। 10वां फैसला, सीमा पर नापाक हरकतों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख। बीएसएफ को पाकिस्तान को करारा जवाब देने का आदेश। 11वां फैसला, मंत्रियों और सांसदों को अपने रिश्तेदारों को पर्सनल स्टाफ में नहीं रखने का निर्देश। 12वां फैसला, रसोई गैस के दाम 3 महीने तक नहीं बढ़ेंगे। 13वां फैसला, जजों की नियुक्ति को लेकर बने कॉलेजियम सिस्टम का खात्मा। मोदी सरकार के इन फैसलों की जहां कुछ हलकों में तारीफ हुई है तो कुछ जगह पर आलोचना भी हुई, लेकिन जनता की नजर में मोदी सरकार अपने इन्हीं फैसलों के चलते ए ग्रेड से पास हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अधिकांश अदाओं में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की नकल उतारने का प्रयास कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मोदी के नकलची होने का सबसे बड़ा ताजा उदाहरण 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर के छात्रों को उनका प्रस्तावित संबोधन है। उन्होंने कहा कि यह अजीब है कि शिक्षक दिवस के मौके पर मोदी शिक्षकों को नहीं छात्रों को संबोधित करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओबामा ने 8 सितंबर 2009 को छात्रों को संबोधित किया था और मोदी भी हड़बड़ी में ओबामा की नकल उतारने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो उन्हें शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों को संबोधित करना चाहिए था और छात्रों को संबोधित करने के लिए कोई और मौका तलाशना चाहिए था। लखनऊ में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध मार्च विफल साबित हुआ। इन लोगों को पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस कार्यालय से निकलते ही हिरासत में ले लिया। ये लोग मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनमें रीता जोशी, निर्मल खत्री और प्रमोद तिवारी समेत और भी कांग्रेसी नेता हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब कांग्रेस ने आंदोलन करने का ऐलान किया था तो राज्य सरकार ने आंदोलन से पहले ही कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया था। हापुड़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार, महंगाई, मिलावटखोरी और किसान के गन्ना भुगतानों को लेकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को विफल बताया। तो साफ तौर पर अगर बात की जाए कांग्रेस की तो उसने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये जरूर है कि विरोध प्रदर्शन की अगर बात की जाए पूरे उत्तर प्रदेश में ऐलान किया था कांग्रेस ने कि हर जिले में वो बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी, लेकिन जिस तरीके से अगर सरकार की बात की जाए, सरकार ने पहले ही पुलिस को निर्देश दे रखे थे और जैसे ही कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू किया तुरंत पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन अगर हापुड़ की बात की जाए वहां पर भी जमकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया।
और साफ तौर पर उन मुद्दों को छाला गया, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई पर लगाम लगाने की बात हो, चाहे काले धन को वापस लाने की बात हो। हर तरफ जो है जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार पूरी तरह से विफल है और 100 दिनों में उसने कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि जितनी भी उपलब्धियाँ इस वक्त मोदी के नाम जुड़ रही हैं, वो सारा का सारा योजना, सारे के सारे जितने भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ कांग्रेस का बनाया था, जो कि आखिरकार मोदी उसको आखिरी कलम के तौर पर जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात के साथ ही साथ कांग्रेस ये भी आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रही है कि अगर किसी भी उपलब्धि की बात की जाए तो सारी उपलब्धि यूपीए सरकार ने बनाई थी और एनडीए सरकार सिर्फ उसे एक आखिरी रूपरेखा दे रही है। यूपीए के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब सारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़कर अंग्रेजों को देश से बाहर करना चाह रहा था, तब बीजेपी अंग्रेजों से भारत न छोड़ने की बात कह रही थी। शिवपाल ने बीजेपी को महात्मा गांधी का हत्यारा भी बताया। साथ में यह भी कहा कि बीजेपी झूठ बोलकर लोगों की भावनाओं को भड़काकर सत्ता में तो आ गई, लेकिन 3 महीनों में ही इनकी पोल खुल चुकी है। 3 महीने में न तो इन्होंने जो उत्तर प्रदेश का शेयर था न पुरानी सरकार ने दिया, न इन्होंने अभी तक दिया। पहले देश को एक रखें, ये देश को टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे। और इन्होंने जो भी वादे पूरे किए थे चुनाव से पहले कहा था अच्छे दिन हम लाएंगे, बुरे दिन आने लगे, बुरे दिन आ गए। इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार जो विदेशों में जमा जितना है वो ले आएंगे। इन्होंने कहा था कि चीन, पाकिस्तान जो कब्जा किए हैं, रोज धमाके हो रहे वहाँ से भाग रहे लोग। सब वादे झूठे निकलते चले जा रहे। तो ये देखना है वहाँ पर भी, काशी में भी कुछ नहीं करेंगे ये। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ और कलराज मिश्र के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। वकील सीवी पांडे ने यह अर्जी दाखिल की, जिसमें उन्होंने दोनों बीजेपी नेताओं के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही ये भी मांग उठाई गई है कि लव जिहाद के शब्द पर भी जो है पाबंदी लगाई जाए। लखनऊ बेंच इस अर्जी पर 4 सितंबर को सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 2 विवादित बयान दिए थे, जिस पर काफ़ी हंगामा मच गया था और राजनीति बेहद गर्मा गई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कि सरकार गिरने के लिए उनके खिलाफ सुपारी दी गई है। रावत ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है और अगर सरकार गिर जाती है तो कांग्रेस के लोग और भी बेहतर स्थिति में विधानसभा में जीतकर पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी ने इस मामले में मुख्यमंत्री को उच्च स्तरीय जांच करवाने की सलाह दी है और प्रदेश के सक्षम न होने पर केंद्र से भी सहयोग की बात कही है। तो साफ तौर पर अगर हरीश रावत की बात की जाए तो उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती है। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए, उसने साफ तौर पर कहा है कि अगर केंद्र से चीज़ें, अगर प्रदेश सरकार से इस पूरे मामले पर वो नज़र नहीं डाल पा रही है और उसे अगर कोई मदद चाहिए तो केंद्र सरकार से मदद ले सकती है। अरे चर्चा है, बीजेपी के लोग ही कहते हैं फलां को सुपारी दे रखी है, फलां को रखा पता नहीं। अब सुपारी दे रहे हैं या कोई किसी को लड्डू दे रहा है, जिसमें आ जाएगी देख लेंगे यार। अरे चर्चा है, बीजेपी के लोग ही कहते हैं फलां को सुपारी दे रखी है, फलां को रखा पता नहीं। अब सुपारी दे रहे हैं या कोई किसी को लड्डू दे रहा है, जिसमें आ जाएगी देख लेंगे यार। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।